जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अपने आप को खुदा न खास्ता इस लड़ाई में फंसा सकता है। हमारे साथ क्या हो सकता है और सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले इस जंग में वो मरहला आ गया जो बहुत ख़तरनाक है और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो खलीज है जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे ममालिक जो हैं इनके अंदर तेल है और ये तेल की दौलत से माला माल है। ये लोग आज अमीर हैं तो इस वजह से कि इनके पास तेल की दौलत है और तेल से इन्होंने बेशुमार पैसा बनाया है। अब तेल के कुएं अगर जलना शुरू हो जाएं तो ये पूरा रीजन जो है वो खंडरात में तब्दील हो जाएगा और वो जिस चीज़ का खतरा था वो हो गई और ईरान से इसका आगाज़ हुआ है और इराक के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की जो ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर शदीद तरीन हमला किया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि 30 के करीब हमले किए गए हैं, यानी उनकी एयरफोर्स ने 30 के करीब बम मारे हैं और बहुत सारे जो ऑयल रिफाइनरीज और टैंकर्स इनके ऊपर अटैक किया गया है। ईरान ने कंफर्मेशन की है कि उनके 3 ऐसे डिपोज जहां पे वो तेल को स्टोर करते हैं वो तबाह हुए हैं और ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से भी मुतजाद खबरें आ रही हैं। ये तो अगर नुकसान हुआ तो अरबों डॉलर का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ईरान की ऑयल तनसीबात पर अगर हमला होगा तो ईरान इसका जवाब क्या देगा इसका भी आप अंदाजा कर सकते हैं। ये बहुत खौफनाक है। एक बात और आप अपने जहन में रखेंगे, ईरान ने इससे पहले एक धमकी दी थी और वो धमकी ये भी थी कि इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट है जहां पे वो एटमी अपने मराकज़ उसने बनाए हुए हैं वो वहां पे भी उड़ाने की धमकी ईरान पहले दे चुका है। जबकि याद रखिएगा पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तेल के कुएं हैं जिनसे अमेरिका भी फायदा उठाता है, इसराइल भी फायदा उठाता है। और अगर ये मामला उस तरफ चला गया तो पूरा इलाका जो है वो बड़ी हौलनाक पिक्चर उसकी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब एक अमेरिकन तज्जियाकार हैं और ये साबिक फौजी भी हैं, ये डैनियल डेविस, ये डीप डाइव को इस वक्त लीड करते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इत्तलात के मुताबिक अब अमेरिका और इसराइल की जंग ईरान के तेल के बुनियादी ढांचे तक फैल रही है। ये वो कदम है जिसकी लिंडसे ग्राहम महीनों से वकालत कर रहे हैं, यानी वो पहले से खबरदार कर रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर ये सच है तो इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाए, या इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये होगी कि वो खित्ते में अमेरिका के इत्तहादी खलीजी ममालिक की तेल की तनसीबात पर हमला कर दे। इससे जंग इस तरह फैलेगी जो आलमी तवानाई की सप्लाई में तोसी और देर पा ताअत्तुल का बायस बनेगी। ये इकदाम ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन इससे मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद और इंसानी तकलीफ में बहुत इजाफा होगा। ये बात आप जहन में रखें नाजरीन कि ये आग से अब खेलना शुरू हो गया। अमेरिका और इसराइल, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। ईरान को रोकने की वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे। सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बच्चियां शहीद हो गई, लगभग 1,500 लोग ईरान में शहीद हो चुके हैं अब तक, इससे कुछ कम है, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बड़ा शदीद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया गया और अब जो उनके तेल के ज़खायर हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अगर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी यही करता है इसराइल में या जहां जहां पे अमरीकी मफादात हैं, मिसाल के तौर पे इराक के अंदर उन्होंने अटैक किया और अमेरिकन वहां से निकले। इराक से जो अमेरिकन निकल निकल के जा रहे हैं वो सारे वो हैं जो तेल के कारोबार से मुंसलिक हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इराक से तेल निकालने का काम कर रहे हैं और अमरीकी कंपनियां इराक से तेल निकालती हैं, उससे बहुत पैसा बनाती हैं। यही चाहते हैं कि वो सारे खत्ते का तेल उनके कंट्रोल में आ जाए और पैसा डायरेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जाए। यही उनका फॉर्मूला है हमेशा से। अब ईरान के उन्होंने जब ये वहां पे आग लगाई है और तबाही फैलाई है तेल के डिपोज पे और रिफाइनरीज पे, तो फिर ईरान ने इराक के अंदर ये किया है और अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुंचाया। वहां पे कुछ कंपनीज के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक भी किया ईरान ने। अब मिडिल ईस्ट क्या इससे महफूज रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब ने कॉल करके बुलाया पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट से यानी ये तासुर दिया कि हमारा और पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा है, तो अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान आके अपनी ड्यूटी पूरी करे। अब दिफाई मुआहदा तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, तो फील्ड मार्शल वहां पहुंच गए। अब उन्हें सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी, वजह मैं आपको बताता हूं। $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे
कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व्स के अंदर $6 अरब जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रोल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप बार बार जो लेते हैं। और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। तो आप पहले इस्लाहात करें, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। उस वक्त जो लोग बात कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। देखें, जब खादमैन हरमैन शरीफैन का एक बड़ा मुकाम है सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास और उसका सारे एहतराम करते हैं। हिजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत के लिए दुनिया के सारे ममालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, चाहे वो ईरानी हो, इराकी हो, शामी हो, मिस्री हो या मिडल ईस्ट के रहने वाले हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो मसला नहीं है। मसला यह है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, तो क्या इसको पार्लियामान में डिस्कस किया गया? क्या इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ? क्या यह देखा गया कि किन दुश्मनों से सऊदी अरब को महफूज रखना है? यानी अगर इसराइल से आपने सऊदी अरब को बचाना है या किसी और मुल्क से जो जारहियत करने के लिए आए तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर दो बरादर इस्लामी मुल्क किसी वजह से आपस में लड़ पड़े, यानी सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं और वहां से ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान वापस उन अड्डों पर अटैक करता है। अब अगर दो मुल्कों के अंदर इस किस्म की सिचुएशन बन के लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो बहस ही नहीं हुई, इस पे तो बात ही नहीं हुई। और पार्लियामेंट से बाला बाला ये एक दिफाई मुआहदा कर लिया तो अब जाकर इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है। बहुत बड़ी तादाद में लेबर क्लास सऊदी अरब में काम करती है, वहां से ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, रियाल आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिलेशन बनाए, वो लिंक भी सऊदी अरब से जाकर मिलता है। तो फील्ड मार्शल गए और अब इनकार करने की गुंजाइश है नहीं। तो क्या अगर सुलह नहीं होती और मामला हल नहीं होते, क्योंकि DGISPR का भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है और उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका सरपाव नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो सऊदी अरब कहेगा। बड़ी ऑड पोजीशन होगी पाकिस्तान की। अल जजीरा ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा का यह कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में, दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान इनमें से किसी एक की तरफ से भी लड़ता है तो पाकिस्तान में फिरका वारियत का बड़ा मामला हो जाएगा। ये शिया सुन्नी मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने काफी हद तक जान छुड़ाई है। अब हमें इन दोनों मुल्कों के बीच में सुलह के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक फरीक बनना चाहिए। क्योंकि जो सऊदी अरब के वजीर दिफा है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनका जो एक स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक फरीक और ईरान को दूसरा फरीक बताया। तो टेक्निकली आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट से बाला बाला जो दिफाई मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ, देखिए उन्हीं की ईमा पे हुआ ना। ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, किसी खाते में नहीं, ना 3 में ना 13 में। हुक्मरानों की तो औकात ही कोई नहीं है। पार्लियामान में आता तो अपोजिशन भी अपनी राय दे लेती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। अब वजीर दिफा किधर है? देखिए, सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वजीर दिफा बैठे, तो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी वजीर दिफा भी बैठने चाहिए। और मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि काफी अरसा हो गया है लगातार जब जब आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं तो उनकी कोई नई तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आ रही। मैं उम्मीद कर रहा था इस मौके पर जब वो जाएंगे तो उनकी तस्वीर जो आएगी वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ आएगी, लेकिन मैंने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आई, उनके भाई हैं उनके साथ आई है, खालिद बिन सलमान के साथ। तो ये एक अजीब चीज है। पाकिस्तान इसमें से कैसे निकलता है? मेरी तो दुआ है कि ये जंग खत्म हो जाए और पाकिस्तान किसी बड़े इम्तिहान से बच जाए। अब आ जाए ख्वाजा आसिफ, वजीर दिफा की तरफ। वजीर दिफा जो है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है। एटमी ताकत का वजीर दिफा, वो क्या कह रहा है? वी विल बी टारगेटेड 1 by 1, हमें बारी बारी निशाना बनाया जाएगा, शिकार किया जाएगा, क्योंकि हमें इत्तफाक नहीं है, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमारा अल्लाह पे एतकाद नहीं है। आज फलस्तीनियों और ईरानियों को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। कल ग्रेजुअली ऑल विल फॉल प्रे टू मिशनरीज ऑफ ज़ायनिस्ट एंड देयर कॉर्ड्स। अब ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब है,
वो कह रहे हैं कि जो ये सेहूनी गिरोह है उनका निशाना कल हम भी बनेंगे सारे। आज ईरानियों को और निशाना बनाया जा रहा है, फलस्तीनियों को। ख्वाजा आसिफ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वो बात कह रहे हैं कि ईरानियों के साथ जुल्म हो रहा है, सेहूनी उनके ऊपर जबर कर रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ वो स्टेटमेंट दे रहे नहीं, ईरान गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान की बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। वजीर दिफा किधर है, उसको जाकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर दिफा को बाईपास किया पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। हम हमेशा से ये होता हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की किसी किस्म की कोई औकात नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफी मांग ली, ईरान ने यह कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा इराकची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने, और हम और बहुत ज्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, ज़खायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था, उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा इराकची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया, वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फिजाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाजा लगाया, जिसकी वजह से यह कोशिश फौरन ही नाकाम हो गई। यानी यहां पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलत फहमी और गलत मुहिमजोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वो अब एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जेर असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और यह खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में, और वहां पर यह रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या ये बातें सदर तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह है और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है और जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। ये बिल्कुल वादे था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। ये कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पे बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद ये कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए, ये बात एक हकीकत है।
पहले आप नेतन्याहू का दावा सुन लें, फिर ये हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के सरकारी मराकज, जौहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा असला फैक्ट्रियां, मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना दिया। ये नेतन्याहू ने कहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारी जगहों पे डिकॉयर्स लगाए हुए हैं ईरानियों ने। ये लोग हैरान हो रहे थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये हवा भर के खड़ा कर देते हैं हेलीकॉप्टर को, जहाज़ को, टैंक को, और मुख्तलिफ जगहों पे फैला देते हैं। तो दुश्मन ये समझता है कि जनाब ये तो नीचे वो इनका असलहा है, इनके जहाज़ हैं, इनके टैंक्स हैं, इनके हेलीकॉप्टर हैं, इनको तबाह करो। वो ऊपर से महंगे महंगे मिसाइल मारते रहते हैं और फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो $1000 का भी नहीं होता, $1000 का भी नहीं होता। ये चाइना बेशुमार बनाता है। चाइना की एक छोटी सी फैक्ट्री रोजाना 1000 बना सकती है। बस इसके अंदर आपने हवा भरनी है एक मशीन के जरिए से, और 2 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन तैयारा ज़मीन पे खड़ा होता है। और किसी भी सैटेलाइट में, किसी भी जहाज़ पर से देखने में, किसी भी सिस्टम से आप देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो नीचे जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है या टैंक्स खड़े हैं या दिफाई निज़ाम है या जो भी है। वो ईरान ने डिकॉयर्स लगाए, उनके ऊपर बार बार अमेरिका अटैक करता है। कई जगहों पे तो ज़मीन पे पेंट कर दिया उन्होंने। अमेरिका वहाँ पे अटैक करता है, पता चलता है कि वो तो जाली था, और बहुत महंगे मिसाइल वहाँ पे बरसा के वो निकल जाते हैं। नाज़रीन, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारंजानी ने एक दावा किया है कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि अमरीकी फ़ौजी कैद किए गए, यानी उन्हें गिरफ्तार भी किया।